गुड आफ्टरनून बच्चे लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिवार को यानी इसी सैटरडे को आप लोग का एग्ज़ाम होना है। मतलब 14 तारीख को, यानी 14 तारीख को आप लोग का जो है एग्ज़ाम होने वाला है 14 अक्टूबर को। और करंट सिलेबस के अनुसार वो चैप्टर नंबर कितना होने वाला है, 16 चैप्टर। ठीक है, 16 चैप्टर का आप लोग का टेस्ट होना है। तो आप सब जो है रिवीजन कर लीजिएगा। रिवाइज में करवा देता हूँ फटाफट, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर है आप लोग का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। बॉडी फ्लूइड में आप लोग को ब्लड पढ़ना पड़ेगा और लिम्फ पढ़ना पड़ेगा स्पेशली। ठीक है, और सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, ब्लड किस तरीके से जो है जाता है और आता है बॉडी के अंदर। आइए ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड आप जानते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू है, सहसंयोजी ऊतक है, जो क्या करता है, ढोने का काम करता है। किसको ढोता है? तो आप जानते हैं कि पोषक तत्वों को भी ढोता है और साथ ही साथ गैसों को यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है ब्लड के कंपोजिशन को जानिए। ब्लड में क्या क्या होते हैं? ठीक है, ब्लड में क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। ब्लड में होते हैं, सबसे पहली बात, ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है। एक प्लाज्मा पार्ट, प्लाज्मा में 55% होता है ब्लड का, 55% भाग को प्लाज्मा कहते हैं और 45% भाग को आप सेल कह लीजिए या ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो है प्लाज्मा में और भी कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे पानी हो गया और प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें। ब्लड सेल्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, इस तरीके से आप बांट लीजिएगा। फिर जो है डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जी हाँ, देख रहे हैं आप, डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक ग्रैन्युलोसाइट और एक ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, उसके बाद ग्रैन्युलोसाइट को 3 कैटेगरी में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इसिनोफिल है। और उसके बाद ए ग्रैन्युलोसाइट को 2 भागों में बांटा गया है, एक का नाम है मोनोसाइट और एक का नाम है लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। खास करके 12th में आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको झलक दे दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, प्लाज्मा में हम लोग ये करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि ब्लड में लगभग प्लाज्मा 55% पाया जाता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें, कि ब्लड का 55% भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। 55% भाग को प्लाज्मा निम्नलिखित चीज़ों से मिलकर बना होता है। यानी प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो दिया हुआ है कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। वाटर कितना होता है? 90 से 92 होता है। प्रोटीन जो होता है वो 6 से 8%। लेकिन प्रोटीन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 3 प्रकार का स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या क्या है? एक है फाइब्रिनोजिन, ठीक है, एक है ग्लोब्युलिन और एल्ब्यूमिन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना है, फाइब्रिनोजिन, क्योंकि यही ब्लड को क्या करता है? जमाने का काम करता है, थक्का जो जमता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोब्युलिन, उसके बाद एल्ब्यूमिन भी पढ़ लीजिएगा। यह शरीर का ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि शरीर का जो बैलेंस बनाए में काम करता है, हेल्प करता है, वो कौन सा प्रोटीन है, या प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन ऐसा होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एल्ब्यूमिन। और वो साथ ही साथ क्या करता है? प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। किसको? प्रेशर को भी। ठीक है, हो गया ये वाला। अब आइए, प्लाज्मा में मिनरल भी पाया जाता है। मिनरल प्लाज्मा में छोटी मात्रा में, जैसे सोडियम प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम्स, बाइकार्बोनेट ETC जो है पाया जाता है। ठीक है, इतना तक हो जाएगा आप लोग से। उसके बाद आइए, प्लाज्मा में ग्लूकोज एवं अमीनो एसिड एवं लिपिड भी पाया जाता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज और अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा भी पाया जाता है। बिना प्रोटीन के प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सेरम किसको कहेंगे। तो भाई अगर प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उसी को कहेंगे सेरम। क्या कहेंगे उसको? सेरम। यानी कि वैसे प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन ना हो, और ख़ास करके कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन अगर ना हो तो उसको क्या कहेंगे? सेरम कहेंगे। फाइब्रिनोजिन स्पेशली लिख लीजिएगा, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, फाइब्रिनोजिन लिख लीजिएगा। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के एब्सेंट होना सेरम कहलाता है। ठीक, उनके बाद ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी कहते हैं। आप सब जानते हैं कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी कहते हैं। ब्लड में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी
क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। ये क्वेश्चंस बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेरोलॉजी किसको कहते हैं? तो बेटा सेरोलॉजी उसको कहेंगे कि ब्लड में हमारे जो एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। ये वाला डेफिनेशन एकदम खास करके आप लोग लिख लीजिएगा और हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि ये सेरोलॉजी है। क्या है ये सेरोलॉजी है। तो सेरोलॉजी किसको कहेंगे? ब्लड में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के एसटीडी को ही सेरोलॉजी कहेंगे। उसके बाद वह कारक जो एनिमल्स तथा प्लांट्स में बीमारी उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहा जाता है। ये आप जानते हैं थोड़ा बहुत कि भाई बीमारी पैदा करने वाले कारक को या फैक्टर्स को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन कई तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इटीसी। आइए अब जो है ब्लड के अन्य कंपोनेंट को हम लोग जानते हैं। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इरिथ्रोसाइट जान लिए। इरी का मतलब होता है लाल होता है, ठीक है। तो लाल इसीलिए बोला जाता है इसको इरिथ्रोसाइट। आरबीसी लाल होता है, किसके कारण होता है आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है। जितने भी ब्लड सेल्स बनते हैं बेटा, जितने भी ब्लड सेल्स बनते हैं वो कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं या बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। ये वाला बात आप लोग याद कर लीजिएगा कि जितने भी प्रकार का ब्लड है, जितने भी प्रकार का ब्लड सेल्स है, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, कहाँ पे बनेगा? वो अस्थि मज्जा में बनेगा। कहने का मतलब है पूरा का पूरा बोन मैरो में बनेगा, ठीक है। रेड बोन मैरो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, आरबीसी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लीहा में मरता है। कहाँ पे मरता है? प्लीहा किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्प्लीन को प्लीहा कहा जाता है। और साथ ही साथ स्प्लीन को और भी एक नाम कहा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं बेटा? स्प्लीन को कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ आरबीसी एक रेड ब्लड सेल्स है जिसके कारण ब्लड का कलर जो है लाल होता है। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, कलर यहाँ पे कर दीजिएगा आप लोग। कलर जो होता है लाल होता है, मैं लाल से ही लिख रहा हूँ, आप लोग दिखता है। आरबीसी रेड बोन मैरो में बनता है, ये वाला बात जानते हैं। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा आप लोग को याद करना होगा कि आरबीसी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। रेड बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में आरबीसी जो बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपका आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव यानी द्विअवतल होता है। और उसके बाद जो है आरबीसी का लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है? आप जानते हैं 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। 120 दिन का मतलब 4 महीना। 4 महीना तक आरबीसी जिंदा रहता है। उनके बाद जो है स्प्लीन को आरबीसी का मृत्यु स्थान कहा जाता है। मृत्यु स्थान का मतलब क्या? कब्रिस्तान, ठीक है। स्प्लीन को मैंने बता दिया आपको, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी O2 को, यानी आरबीसी में जो है ना आपका हीमोग्लोबिन होता है। आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोने का काम करता है, और CO2 को भी ढोने का काम करता है। साथ ही साथ जो है कई सारे क्या बोलते हैं पोषक तत्वों को भी ढोने का काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ आरबीसी CO2 को एल्वियोलाई से सेल तक ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद आरबीसी CO2 को कोशिका से एल्वियोलाई तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये वाला बात लिखा हुआ है। एल्वियोलाई, यहाँ पे एल्वियोलाई लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। तो एल्वियोलाई से O2 कहाँ तक? सेल तक। और इसी को अगर रिवर्स कीजिएगा तो CO2 कर लीजिएगा आप लोग, यानी कि सेल से एल्वियोलाई CO2 लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है कि सेल से एल्वियोलाई क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये CO2, यहाँ पे O2 है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आइए, उसके बाद यहाँ पे कुछ बात मैंने लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन बोला जाता है प्रोटीन को और हीम बोला जाता है आयरन को। एक आयरन होता है उसमें, एक हीमोग्लोबिन में एक ही आयरन होता है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन होता है। ये वाला बात भी याद रखिएगा। और 4 प्रोटीन को क्या बोला जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन बोला जाता है। यानी 1 + 4 यानी 1 आयरन होता है और 4 को क्या होता है? प्रोटीन होता है। मिल करके एक हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। आइए, उसके बाद जो है ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। किसी इंसान के अंदर ब्लड की कमी हो गया तो उसको क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य में आप जानते हैं कि 5 से 5.5 लीटर तक या 6 लीटर तक अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आरबीसी का काउंट दिया गया, सॉरी 5 से 5.5 मिलियन यानी ये क्या बोलते हैं
आरबीसी का जो नंबर दिया गया है इतना दिया गया है। आप क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में इसका डेटा ले सकते हैं। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है उसको, क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता। ल्यूकोसाइट का मतलब कोई रंग ना होने का सेल्स, ऐसा सेल्स जिसमें कोई रंग ना हो उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी में कोई रंग नहीं होता, आप जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या फिर सफेद रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, ये वाला बात आप जान गए होंगे, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट या फिर कलर नहीं होता, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स ही नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने पहले ही स्टेप में बताया था आपको, ग्रान्युलोसाइट, ये ग्रान्युलोसाइट। वैसे डब्ल्यूबीसी जो माइक्रोस्कोप से आसानी से नहीं दिखा जा सकता है उसे ए ग्रान्युलोसाइट कहते हैं। अब सोचो कि जो माइक्रोस्कोप से सही से नहीं दिखता है उनको ए ग्रान्युलोसाइट कहते हैं। और जो ग्रान्युलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये ग्रान्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं और ग्रान्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, आप पढ़िएगा। मोनोसाइट के बारे में क्या है कि मोनोसाइट का नेचर फैगोसाइटिक होता है, यानी कि ये जो है ना सेल को खा जाता है। कौन सा सेल को खा जाता है? हानिकारक सेल को खा जाता है। उनके बाद जो है ये बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है। लिम्फोसाइट क्या होता है कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में लगभग 20 से 25% लिम्फोसाइट होता है, पाया जाता है। छोटी किसी कोशिका होते हैं जिसमें गोल गोल केंद्रक पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ये कैसे लिखा है जी? इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे बड़ा कलर में टी और उसके बाद बड़ा कलर में बी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चे का ही नोट्स है आप लोग का, तो आप लोग देख लीजिएगा। उनके बाद जो है ग्रान्युलोसाइट 3 तरीके का होता है, आप जान गए होंगे, इजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इन सब के बारे में आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इजिनोफिल में केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इजिनोफिल के पास जो है एंटीहिस्टामिन प्रोटीन पाया जाता है, एंटीहिस्टामिन केमिकल पाया जाता है, जो क्या करता है? एलर्जी के समय रिस्पॉन्स करता है, एलर्जी के दौरान रिस्पॉन्स करता है। इसी तरीके से आप जो है इनको पढ़ सकते हैं। मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग को। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल यानी 6-2। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है, तो आपका आंसर कीजिएगा न्यूट्रोफिल। कितना से कितना? 60 to 65% पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में बेसोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे कम। अच्छा, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन भी है नीट में, आपका एम्स में और अदर दीगर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स भी आप जानते हैं कि बिल्कुल इसके तरह होता है। किसके तरह? प्लाज्मा की तरह होता है। ये भी ब्लड को थक्का जमाने में या जमने में, कोगुलेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको मेगा कैरियोसाइट कहते हैं और मेगा कैरियोसाइट द्वारा ही क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ब्लड में, सेल्स में? तो आरबीसी पाया जाता है, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स पाया जाता है, उसके लास्ट में उसके बाद डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी मतलब सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। यही है मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स को बनाने का काम करता है। प्लेटलेट्स एक कण है, इसकी संख्या नॉर्मली इतना होता है, 1.5 से 3.5 लाख होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स ब्लड को जमने में हेल्प करता है, ये वाला बात आप जान गए। यदि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाएगी तो ब्लड सही से क्या नहीं होगा? जम नहीं पाएगा। जिस पेशेंट का प्लेटलेट्स घटा हुआ रहता है उसका कहीं कट लग जाने से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। और जानते हैं भाई कि प्लेटलेट्स खून जमाने का काम करता है। अगर प्लेटलेट्स घट जाएगा तो उस पेशेंट का कोई भी अंग अगर कटेगा या फटेगा तो ब्लड ऑटोमेटिकली नहीं जमेगा, जिसके वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा। ब्लड ग्रुप आप जानते हैं, ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है और मैंने चारों तरह का आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। चारों तरह का हम लोग के अंदर एक जीन होता है, आई जीन, जो क्या करता है? ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, ठीक है। यही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। ये खैर ये बहुत अंदर वाला बात है, ये आप जो है ये कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको थ्योरी में। मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्या क्या? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ये चारों ब्लड ग्रुप होते हैं, आप जानते हैं। यहाँ चारों ब्लड ग्रुप को समझाया गया है। यहाँ पे जो है जीन के बारे में गया है, IA, IB, I नोट, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट फिगर दिया हुआ है, आप इस इम्पोर्टेंट फिगर को आप ही कर लीजिएगा। यहाँ पे लेनी देनी की बात चल रहा है। ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यानी किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ये सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है। उनके बाद ये किसी से लेगा नहीं,
अच्छा, ये भी ब्लड ग्रुप जो होगा, ये भी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर कहा गया। मान लीजिए ये भिखारी है, सबसे ले सकता है, और वो ब्लड ग्रुप राजा है, सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ये के बारे में कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ये वाला जो होगा ये भी को दे सकता है और ये को भी दे सकता है, लेकिन ये ले किससे सकता है, तो ये खुद से ले सकता है और वो से ले सकता है। ठीक है, तो लेने देने की बात यहाँ पे तीर दे करके आपको समझा दिया गया है, और मैंने और भी दीगर तरीके से समझाया आपको थ्योरी में भी। ठीक है, उनके बाद ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में एक बात है कि आपको याद करनी है कि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि सबसे लेने वाला। ठीक है, सर्वग्राही कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सबको देने वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाया था, बच्चा लोग प्रैक्टिस किया है कि अगर इनको और इनको अगर क्रॉस करवाया जाए तो किस तरीके का ब्लड ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया हुआ है कि किस तरीके से बनेगा, ये सब बॉक्स में जो है किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ। बच्चा बहुत प्रैक्टिस किया है, थ्योरी में बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं हम। अच्छा, एंटीजन आप जानते हैं कि एंटीजन क्या होता है, कि आरबीसी के सतह पर लगा हुआ पदार्थ को एंटीजन कहते हैं, और प्लाज्मा के सतह पर लगा हुआ इसको प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी एक्चुअली बी लिम्फोसाइट द्वारा बनता है, और एंटीजन जो होता है आरबीसी के सतह पर होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी में यहाँ पे डिफरेंस बता दिया गया है मैंने। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन जो होता है, एंटीजन एक पदार्थ, एक लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंटीजन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। एंटीजन में एंटीबॉडी से जुड़ने का स्थान को एपिटोप्स कहा जाता है। एंटीजन 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, आरबीसी के सतह पर पाया जाने वाला पदार्थ को, केमिकल्स को एंटीजन कहा जाता है, जबकि एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। यहाँ पे उसी का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी भी एक पदार्थ है जो सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड में पूछने वाला एक क्वेश्चन है कि जो है एंटीबॉडी जो बना होता है किसका बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। एपिटोप जो इसमें होता है वो क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी में एक साइट होता है जो जिसको पकड़ता है, कौन, एंटीजन पकड़ता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, ये वाला बात जानते हैं। एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं, एक IgA, IgE, IgD, IgG, IgM। ठीक है, 5 प्रकार का होता है, आप पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे सब। उसके बाद जो है IgA गाढ़ा पीला दूध में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है, तो IgA जो होता है गाढ़ा पीला दूध में पाया जाता है, जो जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं हम लोग। हाँ, जो क्या करता है, बच्चे को बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। एलर्जी के कारण IgE निकलता है, ये वाला बात आप जान लीजिएगा कि एलर्जी के दौरान कौन सा एंटीबॉडी निकलता है, तो IgE निकलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दिया हुआ है कि रिसिपेंट डोनर, ये ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है कि कौन कौन सा रिसीव कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे इस लिस्ट को आप चाहे तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो रॉन्ग है मतलब वो देने वाला नहीं है, जो राइट है वो सबको दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन 1 आरबीसी, ये तो एकदम पूरा का पूरा NCERT का जो है ये है टेबल है। इस टेबल को आप देख सकते हैं कि किस किस में होता है। ठीक, उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ये बात याद रखिएगा कि AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी इन AB ब्लड ग्रुप। और O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता। ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड BSEB यानी 12th में पूछा जाता है। किसमें, 12th में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम लोग। लिम्फ क्या होता है, लसिका क्या होता है। लसिका एक द्रव है जो कलरलेस होता है, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इसका मेन लिम्फ किसको कहते हैं, पीप को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीप को कहते हैं। और आप जानते हैं कि पीप का काम, हम लोग का शरीर में पूरा का पूरा शरीर में पीप फैला हुआ है, और पीप का मेन जो काम होता है ये क्या करता है, छोटे छोटे पतले पतले ब्लड सेल से, ब्लड वेसल से यानी नस से, जिनको कैपिलरी आप कह लीजिए, ये अगर कैपिलरी है, पतले पतले कैपिलरी, तो इनको सेल तक पहुँचाने में क्या करता है, काम करता है। यहाँ इस पतले पतले कैपिलरी में क्या आता है, ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है। तो इन ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या करता है, इन्हीं पतले नस से सेल तक लेके जाने का काम करता है। कौन करता है काम, तो ये पीप करता है या लिम्फ करता है। समझ में आ गया, तो आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का जमना, आप जानते हैं कि ब्लड जमता कितना फैक्टर से, 13 फैक्टर से, 13 फैक्टर मिल करके ब्लड को जमाने का काम करता है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा।
जिनमें से फैक्टर का नाम दिया हुआ है बहुत सारा। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को आप पढ़ेंगे कि हृदय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करना सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में किसी भी प्रकार का नस नहीं होगा और क्लोज सर्कुलेशन में नस होगा, यानी ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर नस नहीं पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें नस नहीं होते हैं उसमें ओपन सर्कुलेशन कहलाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, और जिसमें नस होते हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ओपन जब हार्ट के द्वारा ब्लड को पूरे बॉडी में पंप किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारा बात लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा और मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। अच्छा, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन एग्जांपल जो है ऑर्थोपोडा और मोलस्का। आपको याद रखना है कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का में क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ऑर्थोपोडा और मोलस्का आप पूछेगा कि क्या होता है, तो ये आप जो है ना क्या बोलते हैं, ये जीवों का जो है कैटेगरी होता है, क्लास होते हैं। मोलस्का जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आपका जोंक वगैरह हो गया पानी में रहने वाले, और आर्थ्रोपोडा कीड़ा मकोड़ा जैसे तिलचट्टा हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितलियाँ हो गया, ये सारी के सारी चीज़ों में इस तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिश के हार्ट में 2 चैम्बर, अच्छा चैम्बर के हिसाब से भी बांटा गया है। मछली में कितने दिल होते हैं, सॉरी 1 दिल होते हैं, लेकिन उस दिल में 2 चैम्बर होता है, ये सब आप पढ़े होंगे। फिश में कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, ये आप पढ़े हुए होंगे, आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे के सारे चीज़ आप पढ़े होंगे। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होगा, जिसमें 3 चैम्बर होता है, जिसमें कितना होता है, 3 चैम्बर होता है। जैसे मेंढक हो गया, ठीक है, और आपका जो है रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जैसे आपका मेंढक हो गया, सांप हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन गिरगिट में नहीं होता है, जी हाँ, उसमें 4 चैम्बर होता है। इस तरीके से आप पढ़िएगा, डबल सर्कुलेशन भी पढ़िएगा आप, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े हुए हैं इन थ्योरी को। आपको ये फिगर बहुत बढ़िया से बनाया भी गया और समझाया भी गया है, तो ठीक है, इस फिगर को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशंस आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ा हुआ है कि सभी स्तनधारी जीवों में मगरमच्छ के हार्ट में भी कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मनुष्य का जो दिल है, वो मनुष्य के बारे में भी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। 2 तरीके का सर्कुलेशन होता है इसमें, जिनको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और डबल सर्कुलेशन में एक होता है पाल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये आपको फिगर से भी समझाया गया है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके बाद यहाँ पे अच्छा से फोटो नहीं आया, पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा जो भी है। दिल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिल को बढ़िया से पढ़ाया गया है। इस तरीके से आपको ये PDF नोट्स भी मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये तो कार्डियक साइकिल हो गया, ये कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड लगता है। हम लोग का दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। और प्रेशर भी आप जानते हैं कि 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं mmHg में, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, इस तरीके से आप जो है पढ़ लीजिएगा। और आपको कार्डियक आउटपुट भी पढ़ाया गया, कार्डियक साइकिल भी पढ़ाया गया। इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया गया है। और इसके साथ ही जो है ना बच्चा, हार्ट साउंड भी पढ़ाया गया है। 2 तरीके का हार्ट साउंड होता है, एक लब होता है और एक क्या होता है, डब होता है, लब डब, ठीक है। ये कब निकलता है, नहीं निकलता है, ये सब आप जानते हैं, ये सबको पढ़ाया गया है। ट्राइकोस्पिड, बाइकोस्पिड, हाँ, ये सब पढ़ाया गया है। आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आपको ECG भी पढ़ा दिया गया है। ECG में आप जानते होंगे कि किस तरीके से जो है इस इंसान के जो है बॉडी में कितने सारे लीड लगा हुआ है, यानी जो वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, वो सब लगाया गया है। यानी हार्ट कैसे काम करता है उसी को इसमें दिखाया गया है इस कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, और इस ग्राफ को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, ECG, ठीक है। तो P वेव होता है इसमें, QRS वेव होता है, T वेव होता है, इस तरीके से सब के सब वेव होता है। इतना डिटेल में जाना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा, आप लोग पढ़े हुए हैं। मैं बाद बाकी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में ही आप लोग देख लीजिएगा। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशंस में बच्चा पार्टी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।